Hello everyone, very warm welcome to all of you in today's amazing podcast। आज के पॉडकास्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि हमारी नेम रिएक्शन की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, फिर एल्डोल कंडेंसेशन, फिर कैनिजारो रिएक्शन। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज उसमें एक नया रिएक्शन जुड़ने जा रहा है और उसका नाम है रीमर-टीमान रिएक्शन। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रीमर-टीमान रिएक्शन आईआईटी और मेडिकल के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कि इसके हर एक मैकेनिज्म में, हर एक स्टेप में बहुत अमेजिंग चीजें सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। ओके, तो आज इसीलिए इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम लोग इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हो तो ये पॉडकास्ट तभी आपके लिए बेनिफिशियल है जब आप एटलीस्ट एक बार अपना रिवीजन करके आइए वीडियो नोट्स। मतलब ये कि एटलीस्ट आप मैकेनिज्म का फिगर देखे रहो, ठीक है, ताकि मैं जब बोल रहा हूँगा पॉडकास्ट में तो आपको इमेजिन होगा, आप विजुलाइज कर पाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आप मिसलीड हो जाओ। तो या तो एक बार आप अपना नोट्स को रिवीजन करके आइए। इससे क्या होगा, आपने रिवाइज किया होगा, आपके दिमाग में वो फिगर चल रहा होगा, पॉडकास्ट सुनते समय आप उसे विजुलाइज कर पाओगे। और एक बात याद रखना, जो चीज़ विजुलाइज करके सीखा जा सकता है वो कभी नहीं भूलता। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी में जो डायलॉग तो चल रहे हैं, साथ साथ वीडियो भी चल रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें अब समझ में आ रहा है और वो हम भूलते नहीं एक बार देखने के बाद भी। लेकिन हम पढ़ाई वाली बात भूल जाते हैं क्योंकि हम रिवीजन कर लेते हैं तो ऑडियो नहीं रहता, और ऑडियो रहता है तो फिगर ही खत्म हो जाता है। तो एक बार जा करके अपने नोट्स में से रिवाइज कर लो, या तो इस फिगर को, इस मैकेनिज्म को कहीं पर अगर आपने नोट कर रखा है तो एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, आपने अपने उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, आपको हमेशा याद रहने वाला है। ठीक है, ये हो गई सजेशन की बात। अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीमर-टीमान रिएक्शन को। अब रीमर-टीमान रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। जब हम फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलडिहाइड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर-टीमान रिएक्शन। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि OH ले लेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिलडिहाइड में। सैलिसिलडिहाइड में कन्वर्ट हो जाने का मतलब क्या हो गया कि फिनॉल को देखिए, जिस कार्बन पे OH लगा था मैं उसे 1 देता हूँ, उसके बगल वाले उसके बगल वाले कार्बन को हम नंबर 2 बोल देते हैं। उसी तरीके से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। हमारा खेल नंबर 1 नंबर 2 पे ही करने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, तो 1 किसको बोला मैंने, जिसपे OH लगा है। नंबर 2 किसको बोला, 1 के बगल में, ठीक, 1 के बगल में जिसके साथ वो डबल बॉन्ड में है, ठीक है। क्लियर, समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो, वेरी गुड। अब समझने की कोशिश करना। मैंने बोला फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो कन्वर्ट हो गया सैलिसिलडिहाइड में। सैलिसिलडिहाइड क्या होता है, फिनॉल जैसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन नंबर 2 वाले कार्बन पर COH, C डबल बॉन्ड OH, सैलिसिलडिहाइड, CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सैलिसिलडिहाइड हो गया। इसको हम कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि 1 नंबर के बगल वाला कार्बन जो है 2 नंबर, वो ऑर्थो पोजीशन तो हुआ है ना, ठीक है। अब समझते हैं इसके मैकेनिज्म को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर देखिए हमने बेस लगाया है, तो बेस क्या करता है, बेस में है सिंपल सी बात है, बेस में है OH को क्या चाहिए, H+। अब उसे H+ चाहिए, उसके लिए वो भूखा है, तो क्या करता है, सबसे पहले वो क्लोरोफॉर्म के पास गया, क्लोरोफॉर्म को डीप्रोटोनेटेड कर दिया। अब जब कभी भी आपके सामने डीप्रोटोनेटेड नाम का टर्म आए,
तो क्या समझना है, डी मतलब निकाल दिया गया, प्रोटोनेटेड मतलब H+ को निकाल दो। जब भी प्रॉब्लम बड़ी हो तोड़ दो उसको। डी मतलब निकाल दिया, H+ यानी प्रोटोनेटेड। तो डी प्रोटोनेटेड करने का मतलब क्या हो गया, CHCl3 था, H निकाल दिया, H+ निकल गया तो क्या बचा, C के ऊपर माइनस बनेगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म कार्बन आयन बन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का कार्बन आयन फॉर्म बन गया। अब देखिए इस कार्बन आयन में पता है क्या है, C के ऊपर माइनस है ना, और बगल में Cl लगा हुआ है। तो ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई ना, कि बगल में एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म लगा हुआ है ना, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है Cl, लेकिन नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। ये उसके साथ मतलब एकदम अन्याय हो गया, इनजस्टिस। वो चिल्लाने लगा इनजस्टिस इनजस्टिस, काम छोड़ के भाग जाएंगे। और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया, क्योंकि Cl तगड़ा इंसान है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उसका बहुत ज्यादा है ना, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बहुत ज्यादा है, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग गया, यानी अल्फा एलिमिनेशन हो गया। ओके, अल्फा एलिमिनेशन हो गया तो अब क्या करेगा, Cl के पास बचा ही क्या, Cl के पास अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन से तो उसने Cl के साथ तो बॉन्डिंग कर ली, और एक उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डाइक्लोरोकार्बीन, ये क्या बना, CCl2 क्या है, कार्बीन है, इसका नाम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन में अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल क्या होता है कि अगर किसी एटम को आप तभी स्टेबलाइज मान सकते हो जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने चाहिए। लेकिन यहाँ कार्बन के पास कितने हैं, यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, एक तो लोन पेयर और 2 के साथ बॉन्डिंग किया है तो 4 हो, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। और मेरी बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो क्या हुआ कि हमने जो बेस डाला था KOH या NaOH, उसने तो क्लोरोफॉर्म को डिप्रोटोनेटेड कर दिया, पर अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। वो गया फिनॉल के पास, ठीक है, फिनॉल के पास है OH है, उसने उसे भी डिप्रोटोनेटेड कर दिया, यानी अब वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया है। फिनॉक्साइड आयन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन रिंग और कार्बन नंबर 1 के ऊपर O-, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब फिनॉक्साइड आयन में से O- जो है वो अपने माइनस यानी माइनस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अंदर इन्फ्यूज करता है रिंग के, यानी डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। तो O डबल बॉन्ड 1 कार्बन नंबर 1 पे बन गया। अब देखो अगर वो एक बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड टूटेगा भी तो बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लो। अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में डबल बॉन्ड है वो तोड़ दो, कार्बन नंबर 2 के ऊपर माइनस चार्ज दे दो, और कार्बन नंबर 1 पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, प्लस माइनस ने एक दूसरे को देखा, हो गया प्यार, और क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यानी O और C के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, यानी कार्बन नंबर 1 और O के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर हो गया माइनस चार्ज। अब क्या हुआ, अब हुआ कुछ ऐसा कि उस कार्बन नंबर वाले पे, कार्बन नंबर 2 पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, किसका, डाइक्लोरोकार्बीन का। डाइक्लोरोकार्बीन वहां पर जाकर के अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद क्या होगा, अटैक हुआ और अटैक करने के बाद वो जाकर के उससे अटैच्ड हो जाएगा। अभी भी देखो क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन कमी है ना, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन से तो कार्बन के साथ मिल गया, लेकिन अभी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो करता क्या है, अब समझते हैं। ऑक्सीजन ने जो डबल बॉन्ड बनाया था वो प्यार टूटने लगा, ठीक है, और ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ले लिया, यानी वो अगेन से O- बन गया, है ना। अब कार्बन नंबर 1 बेचारे का दिल टूट चुका है, अब उसके ऊपर हो चुका है प्लस, तो उसे अपना कोई तो दिल जोड़ने वाला चाहिए ना। तो अगेन से कार्बन नंबर 2 के पास गया, कहा प्लीज मुझसे फिर से प्यार कर लो, मुझसे फिर से शादी कर लो, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 कहा कि अब कैसे करूं, मैं ऑलरेडी 4 बना चुका हूं, 5 बनाने की औकात है नहीं मेरी। तो क्या करता है कि हाइड्रोजन को कहता है चलो बाय बाय टाटा, हमारा साथ नहीं करता था। तो वहां से उस कार्बन नंबर 2 पे जो H था वो H+ के तौर पे निकल गया, और उसे ग्रैब कर लिया किसने, डाइक्लोरोकार्बीन वाले कार्बन ने,
उसे अटैच कर लिया और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में बन गया बॉन्ड। ठीक है, यानी ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बन चुका है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में अभी तक हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है, O पर है माइनस जो कि अटैच्ड है कार्बन नंबर 1 से। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में, ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है। ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है CCl2H। यहाँ पर फिर बेस आया, कहा हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बेस आया, इस बार OH ने कुछ नहीं किया, K प्लस को हो गया प्यार, किससे, Cl माइनस से। क्यों? क्योंकि K है प्लस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, Cl है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखते ही आंखों में आई चमक और वो Cl को लेकर के फुर्र हो गया। अब Cl को लेकर के फुर्र हो गया तो C पर प्लस हो गया और बेचारा C लगा रोने। तो OH माइनस उसके पास गया कि चलो हम शांत करा देते हैं। ठीक है, तो उस कार्बन पर, डाइक्लोरोकार्बन वाले कार्बन पर OH जाकर के अटैक कर लेता है और वहां पे OH जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो OH, इस OH के पास है H, ये बात O माइनस वाले को नहीं पसंद आती है, तो क्या करता है कि इस O से वो H वाले को ग्रैब कर लेता है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगेन से क्या हुआ, वहां से H प्लस आ गया, सॉरी बेस के साथ हम लोगों ने ट्रीट करा दिया, दूसरा वाला भी Cl छोड़ करके निकल गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। ओके, और O माइनस को मिल गया H। ठीक है, तो अब यहाँ पर बन गया हमारा सैलिसिलडिहाइड यानी बेंजीन रिंग। O माइनस जो था उसको H मिल चुका है, वो OH हो गया। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O और H, सैलिसिलडिहाइड बन चुका है। ठीक है, तो ये था रीमर-टीमान रिएक्शन। एक बार मैं रिकैप्चुलेट करा देता हूँ कि हमने क्या समझा है। देखो, सबसे पहली बात कि अगर फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ऐसे कंडीशन में वो चेंज हो जाता है सैलिसिलडिहाइड में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर-टीमान रिएक्शन, पहली बात। अब इसके हम आते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट पे। मैकेनिज्म क्या कहता है इसका? मैकेनिज्म कहता है कि सबसे पहले क्या होता है, फिनॉल होता है, सॉरी क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन कौन करता है? KOH यानी बेस करता है। बेस की डीप्रोटोनेशन करने के बाद क्या बनता है, CCl3 माइनस कार्बन आयन बनता है। ओके, क्लोरोफॉर्म का कार्बोनायनिक फॉर्म बनता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म कार्बन आयन रेडली अंडरगोज अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन चला जाता है यानी Cl वहां से निकल जाता है। ठीक है, गुस्सा होकर के निकल गया बेचारा कि बाकी ये तो नाइंसाफी हो गई, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम और मिला है नेगेटिव चार्ज कार्बन को। ठीक है, तो वो निकल जाता है और वहां पे फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोकार्बन का। डाइक्लोरोकार्बन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर? बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ये, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर से बेस आया, उसने क्या किया, फिनॉल को डीप्रोटोनेशन कर दिया। फिनॉल का डीप्रोटोनेशन होने के बाद क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। फिनॉक्साइड आयन का जो O माइनस वाला है, ठीक है, O ने अपना माइनस चार्ज को रिंग में इन्फ्यूज किया, डबल बॉन्ड बनाया कार्बन नंबर 1 के साथ। ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया और ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर माइनस चार्ज हो गया। अब माइनस चार्ज को देख करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। किसके ऊपर होता है, याद रखिएगा, किसने किया और किसके ऊपर हुआ, इसमें बहुत डिफरेंस है। किया किसने, डाइक्लोरोकार्बन वाले ने नहीं किया है फिनॉक्साइड आयन वाले ने। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन वाले ने किया क्योंकि इस पर है C माइनस और वो जाकर के अटैक करता है किसके ऊपर, CCl2 वाले के ऊपर। ठीक है, और वहां से बना देता है CCl2 और वो C जाकर के कार्बन नंबर 2 से जुड़ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये थी कि कार्बन नंबर 2 के पास ऑलरेडी एक H है ना। O ने अपनी नाराजगी दिखाई, डबल बॉन्ड O जो था उसने डबल बॉन्ड तोड़ दिया और O माइनस फिर से बन गया। इस समय कार्बन नंबर 1 प्लस पे चला चुका है। अब प्लस बन चुका है तो कार्बन नंबर 2 ने H प्लस को छोड़ दिया, कार्बन आयन बन गया। माइनस प्लस आंखों में आई चमक और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 फिर से साथ हो गए, डबल बॉन्ड बन गए उनकी। ठीक है, H प्लस अब बाहर आ चुका है। ओके, तो अभी डाइक्लोरोकार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसने क्या किया, H प्लस को ग्रैब कर लिया। क्लियर?
अब सब के सब सैचुरेशन में है सिवाय एक के O- है। ठीक है, अब क्या होता है, फिर से बेस आता है। बेस आके क्या करता है कि एक Cl को यानी K प्लस ने Cl को लेकर के भाग गया। ठीक है, और उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किसका, O- का, OH- का। OH- वहां जाकर के अटैक कर लेता है। अगेन से बेस का सब रिएक्शन होता है, दूसरे वाले Cl को भी लेके चला जाता है, वहां से भी OH- आकर के अटैक हो जाता है। एक कार्बन के ऊपर दो OH नहीं रह सकते, तो वहां से वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, वाटर रिलीज हो गया, ठीक, तो C डबल बॉन्ड OH बन चुका है, लेकिन अभी भी O के ऊपर माइनस है। तो अब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H प्लस मिल जाता है उसे फिर से और OH बन जाता है। आफ्टर ऑल बन गया क्या, सैलिसल्डिहाइड यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर, समझ गए? चलो फिर, इतनी बातें थी रीमान-टीमान रिएक्शन के ऊपर जो हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और अपने नोट्स को देखते रहना। अगर आपने एक बार भी नोट्स पढ़ा है, आपको एक बार भी मैग्नीशियम का फिगर याद है, तो ये पॉडकास्ट आपके दिमाग में घुसा देगा उस कॉन्सेप्ट। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जब भी आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो अपना रिवीजन एक बार कर लीजिए। अगर एक बार किया होगा आपने तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं किया है तो एटलीस्ट उस टाइम पर अपना रिवीजन नोट्स खोल कर रख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉडकास्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हर बार आप वीडियो नहीं देख सकते, आपको ज़रूरत होगी एक ऑडियो फॉर्म की। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।